नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कालीचरण जी सराफ साहब। कालीचरण जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कालीचरण जी, आपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और आज विधानसभा तक कई बार आप विधायक भी रह चुके हैं। राजनीति के हर दौर को आपने देखा है। 77 की जो स्थिति बनी, उसके बाद में जनता पार्टी रही, राजस्थान में राजनीतिक दलों का विभाजन होने के बाद में सरकारों का रहा, सारा जो कुछ देखा, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, पहले एक दूसरे की आंखों की शर्म थी। यहाँ राजस्थान में सामंजस्य की राजनीति चलती थी। सुकाड़िया जी और भैरव सिंह जी जब थे तो आपस में हर चीज़ को डिस्कस करते थे जी, और उसके बाद जो प्रदेश के हित में होता था उस पर काम होता था। पर आज दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि आज चाहे कांग्रेस के लीडर हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों, आपस में सामंजस्य नहीं है जी। और यहाँ तक की स्थिति है कि कई कई दिन तक लीडर ऑफ कांग्रेस और लीडर ऑफ बीजेपी आपस में बातचीत तक नहीं करते। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये हालात क्यों बन रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब यही है आपस में, यानी इतनी ज़्यादा बिटरनेस मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने जो इस बार जो बिटरनेस देखी है वो कभी भी नहीं रही। और इसी का परिणाम है कि आज विधानसभा जहाँ पहले लंबे समय तक चलती थी, आज तक संवादहीनता के कारण आज इसमें गिरावट आई है। कालीचरण जी, जैसे आपने कहा कि वो स्थितियां नहीं रही हैं, सामंजस्य की कमी है, डायलॉग की कमी है, तो विधानसभा में ये देखने को मिलता है कि डेडलॉक काफ़ी टाइम तक रहता है और वो टूट नहीं पाता है। कहाँ कमी रहती है? मैंने बताया ना आपको, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए गतिरोध को तोड़ने के लिए। पर जब से अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी तरफ से कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की पहल नहीं होती है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि गहलोत साहब एक एक महीने का सदन चलता है तो उसमें केवल सुबह सुबह आते हैं प्रश्नकाल के समय, उसके बाद वो नजर नहीं आते। कहीं पर गतिरोध होता है तो होना ये चाहिए कि सदन के नेता के नाते वो बुला करके विपक्ष के लोगों से बात करे, पर वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और उसी का परिणाम है कि गतिरोध टूटता नहीं, और गतिरोध टूटता नहीं इसलिए सदन चलता नहीं। जी, मुख्यमंत्री जी का सभी दूसरे पारी खेल रहे हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे, 5 साल उन्होंने सरकार निकाली। उस कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल देखिए, पिछली बार के कार्यकाल से यदि तुलना की जाए तो उस समय के अशोक गहलोत में और इस समय के अशोक गहलोत में बहुत फर्क है। उस समय ऐसा लगता था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री है जी, और एक बोल्ड चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने काम किया। पर इस बार तो ऐसा लगता है कि लाचार और बेचारा और बिल्कुल कमजोर और तब्बू मुख्यमंत्री हमें प्रदेश को मिला है। अब उसका क्या कारण है ये तो वही बखूबी बता सकते हैं, पर इस बार जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल लाचार और बेचारे नजर आते हैं। सर, पिछले कुछ टर्म की को छोड़ दें तो पहले आपने भैरव सिंह शेखावत जी को भी देखा, उनसे पहले भी आप एमएलए रहे हैं। तो कभी ऐसा लगता था कि एमएलए दूसरी पार्टीज के या सीनियर लीडर्स को बुला करके कभी मुख्यमंत्री या विधानसभा में लीडर्स ने कभी बातचीत की हो इस तरह से पहले कभी? देखिए, चाहे आपके मुख्यमंत्री रहो चाहे पहले कभी मुख्यमंत्री रहो। देखिए, भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे या वो विपक्ष के नेता थे जी, तो वो अपनी पार्टी के विधायकों को बुलाते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे और पूरा माइन्यूटली वो देखते थे कि कौन विधायक कहाँ गलती कर रहा है और उसको ये कहते थे कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, उसको सुधारो। और वसुंधरा जी का भी जहाँ तक सवाल है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका ध्यान रखती है और कहीं पर कोई गलती करता है तो उसको बुला करके कहती है कि भाई ये इसको आप इस प्रकार से सुधारिए। पर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस में इस प्रकार का कोई सिस्टम डेवलप है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो आते ही नहीं है, वो सदन की कार्यवाही देखते ही नहीं है। जी सर, ये बताएं कि कोई भी पार्टी है उसका गठन विचारधारा के आधार पर हो, चाहे आपकी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, वो विचारधारा जो जड़ थी वो कितनी बरकरार है? देखिए, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है कांग्रेस का, तो मैं ये कहूँ कि वो तो एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ तो कोई विचारधारा है ही नहीं। वहाँ तो अभी स्थिति जो है नेहरू और गांधी परिवार की कितनी भक्ति हम कर सकते हैं, वही विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को हम कह सकते हैं कि विचारधारा के आधार पर चलती है। हम जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, गरीब को गणेश मान करके चलते हैं,
और इसी का परिणाम है कि अंत्योदय योजना हमारे समय में लागू हुई जी। काम के बदले अनाज योजना धैर्य सिंह जी के समय में लागू हुई। और वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो गरीब को गणेश मान करके हमने काम किया, और उसी का ये परिणाम है कि आज भी वसुंधरा जी के राज को राजस्थान का हर बच्चा याद करता है। यह कांग्रेस के लिए लेकिन कहा जाता है, कांग्रेसियों का दावा है कि वो एक मूवमेंट का नाम कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस तो मुंह मियाँ मिट्टू बनने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस तो मूवमेंट है। मैंने बताया ना, नेहरू गांधी परिवार की सेवा, नेहरू गांधी परिवार की भक्ति, उनकी किस प्रकार से चापलूसी की जाए, चाटुकारिता की जाए, यही कांग्रेस है आज के दिन। कहीं कोई विचारधारा नहीं, कहीं कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सब ये बताएं कि आपने बताया कि कम्युनिस्टों की विचारधारा बची हुई है या फिर भाजपा में विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा उसकी, लेकिन इसमें भी कहीं कमी आई है पहले से अब में? देखिए, जहाँ तक पहले से तुलना करें तो निश्चित रूप से इसमें डिटोरिएशन आया है। ये बात कहीं स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी इन कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टीज आज भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दो इस प्रकार की पार्टियां जिसमें विचारधारा के आधार पर ये पार्टियां चल रही है। बाकी तो सारी व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सब एक एक व्यक्ति के पीछे चल रही है। राजस्थान में आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना हो सकती है? नहीं, तीसरे मोर्चे की यहाँ कोई मुझे संभावना नहीं लगती। यहाँ अगले चुनाव में सीधा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होगा। जी। लेकिन अगर जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखे भी हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं और उन स्टेट्स को क्या बेनिफिट हुआ है? लोकल स्तर पे क्षेत्रीय पार्टियां डेवलप हुई, उसके बाद में गठबंधन की राजनीति भी आज केंद्र में भी आप देख रहे हैं, दल नहीं रह करके एनडीए और यूपीए रह गए, दो संगठन बन गए एक तरह से। तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, ये तो अब क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरीके से विभिन्न प्रांतों में उभर रही है, तो ये तो अब अपने भारत की राजनीति की आवश्यकता हो गई। अब कोई अकेला दल और सत्ता बना ले, ये अगले 20-25 साल में मुझे लगता नहीं है कि संभव। अभी तो ये एनडीए का प्रयोग और यूपीए का प्रयोग ही करना पड़ेगा, इन्हीं को दल मानना पड़ेगा, अभी ना मानना पड़ेगा, मजबूरी है। जी जी। करप्शन की बात इन दिनों आप देख रहे हैं कि चारों तरफ है, और पिछली बार देखिए, पिछले 40 साल से मैं राजनीति में हूँ, पर जिस तरीके का नंगा नाच भ्रष्टाचार का पिछले इस यूपीए 2 की सरकार में हुआ है जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब राजीव गांधी पर बोफोर्स के 64 करोड़ का आरोप लगा था, उसमें राजीव गांधी को सत्ता से दूर होना पड़ा था। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। और अब तो स्थिति ये हो गई कि जितने अंकों का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी यदि कोई साधारण आदमी गिनती भी करना चाहे तो वो गिनती नहीं कर सकता। 1 करोड़ 76 लाख का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1 करोड़ 86 लाख का कोयला घोटाला, 70,000 करोड़ का राष्ट्रमंडल घोटाला, फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला। यानी अब तो समाचार पत्रों को यदि हम पढ़ते हैं तो रोज आए दिन कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और अब तो इससे ज्यादा चिंताजनक बात नहीं हो सकती कि जो कांग्रेस के सत्ता के शिखर पर लोग बैठे हैं, उनके परिवार पर आरोप लग रहे हैं, और उसका भी कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं। अब राहुल बांड्रा, जो ये क्या नाम है, रॉबर्ट बांड्रा, ये जो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, उन पर इतना स्कैंडल का आरोप लगा और वो जांच भी नहीं करवाना चाहते। जहां अब नितिन गडकरी जी पे भी आरोप लगे, पर उन्होंने दूसरे दिन ये कह दिया कि हम जांच के लिए तैयार हैं, और जांच हो भी रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर कांग्रेस के लोग अपने आप को अबो हर चीज के मानते हैं। आज रॉबर्ट बांड्रा की कोई जांच करने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे देश की नहीं हो सकती। जी, लेकिन सर यहाँ एक सवाल है, आरोप दोनों दलों पे लग रहे हैं इस समय, करप्शन के लिए बीजेपी भी लग रहे हैं। मैंने बताया कि आरोप दोनों दलों पे लग रहे हैं, पर हमने, हमारे पे आरोप लगे तो हमने चुनौती दी कि जांच करिए, सरकार आपकी है, जांच करिए, और जांच हो भी रही है। अब हमारे नितिन गडकरी जी की, उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि आपने जो मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी जांच कीजिए। जी, नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से आरोप लगते हैं, अभी इन दिनों लगातार अलग अलग टाइम पे अन्ना के ही साथी रहे हैं, केजरीवाल वो लगा रहे हैं, तो ये जो इस तरह से आरोप लग रहे हैं राजनीतिक दलों में, किसी भी नेताओं पे भी लगाए, मुकेश अंबानी पे भी लगाए, ये जिस तरह के अभी जो आरोप खुल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई बात कोई बोलता है
तो लोकतंत्र में उसकी जांच निश्चित रूप से होना चाहिए जी। किसी पर भी आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगे या कांग्रेस के नेताओं पे लगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए, जनता के सामने उसका सच आना चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच तक नहीं हो रही। अब जैसे खुर्शीद साहब पर भी जो विकलांगों का पैसा खाने का आरोप लगा, उसकी जांच नहीं करने को तैयार। अब रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच नहीं। राहुल गांधी पर अभी आरोप लगा, सोनिया गांधी पे आरोप लगा ये हेराल्ड अखबार को लेकर के, उसके ऊपर कोई जांच नहीं। आखिर लोकतंत्र में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जांच भी नहीं करेंगे, बेईमानी भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और उसकी जांच भी नहीं करना चाहेंगे, ये क्या बात है? आरोप कोई भी लगाए, किसी भी स्तर पर लगे, पर प्रजातंत्र में जनता के सामने पारदर्शिता के आधार पर सच आना चाहिए। तो एक मुलाकात में आप देख रहे हैं कालीचरण जी के साथ में हर मुद्दे पे बेबाक अपना इनका एक बयान जो है, और कालीचरण जी इसी के लिए जाने भी जाते हैं कि निर्भीक की इनकी टिप्पणी होती है, चाहे किसी भी विषय पे हो, विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। लेकिन एक मुलाकात में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।